अस्सलाम वालेकुम जी। विलिंग वेज पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं उससे पहले मैं अपने जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उसका तारुफ करवाना चाहूँगी। हमारे साथ वकील मुराद साहब हैं, ये एडिक्शन काउंसलर हैं और विलिंग वेज कराची के डायरेक्टर हैं। बड़ा वसी तजर्बा है इनका एडिक्शन काउंसलिंग में, एडिक्शन ट्रीटमेंट में। तलाल ज़ुबैर साहब हैं, ये भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, विलिंग वेज इस्लामाबाद के डायरेक्टर हैं और कई सालों से विलिंग वेज के इदारे से मुंसलिक हैं। हमारे साथ नदीम इकबाल साहब हैं, ये सदाकत-ए कराची के डायरेक्टर हैं और ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। मिस हफ्ज़ा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, विलिंग वेज लाहौर में अपनी काउंसलिंग सर्विसेज देती हैं और एक वसी तजर्बा रखती हैं ये एडिक्शन काउंसलिंग में। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है कि जब किसी के घर में किसी का प्यारा नशे की बीमारी में मुब्तला होता है तो फैमिलीज का एक बहुत कंसर्न होता है कि अब इसका इलाज करवाया जाए। तो इलाज करवाने के हवाले से बहुत सारी मुश्किलात दरपेश आती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं होती कि कहाँ दाखिल करवाया जाए, अस्पताल में दाखिल करवाने से पहले किन फैक्टर्स को देखने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना होता है। आज के इस वेबिनार में हम इस बारे में अपने माहिरीन से राय लेंगे और आपको आगाही देंगे कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देखने की ज़रूरत है जब भी हम ये सोचते हैं कि अपने प्यारे को किसी रिहैब सेंटर में हमें इलाज के लिए दाखिल करवाना है। तो सबसे पहले मैं नदीम इकबाल साहब से सवाल पूछूंगी। नदीम साहब, बड़ा एक पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी को इलाज में दाखिल करने के लिए कि उस अस्पताल में क्या मरीज की बीमारी के तौर पर ट्रीट किया जाता है या सजा के तौर पर या किरदार की खराबी समझ के ट्रीट किया जाता है। तो आप अपनी राय इसमें दे, माहिराना राय, कि ये जो डिजीज मॉडल है इसको फॉलो करना किसी भी इलाज के लिए कितना जरूरी है? मेरे ख्याल में ये तो एक बुनियाद है और इसको समझने के लिए सबसे पहले जो चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि ये एक डिजीज है और तमाम वो हॉस्पिटल्स या ट्रीटमेंट सेंटर्स जब इसको एक डिजीज के तौर पर लेते हैं तो फिर वो डिजीज मॉडल से ही इलाज करते हैं, क्योंकि जब आप डिजीज मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बीमारी की जो क्रॉनिसिटी है या बीमारी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको एक्सेप्ट करते हैं और आप एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो बीमारी है ये एक ब्रेन डिजीज है जो कि ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीलियां पैदा करती है, जिसकी वजह से जो इस बीमारी का शिकार होता है उसके रवैये, उसके सोचने के स्टाइल और उसकी तरजीहात में तब्दीली आ जाती है। और फिर आप उनके रवैयों को करेक्ट करने की सिर्फ कोशिश नहीं करते बल्कि साथ साथ आप उनके जो ब्रेन स्ट्रक्चर में खराबियां पैदा हुई हैं या जो उनके सोचने के स्टाइल में ब्रेन स्ट्रक्चर में खराबियों की वजह से या ब्रेन केमिस्ट्री में खराबियों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उनको भी ठीक करते हैं। और फिर आप जो ट्रीटमेंट का एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स है, जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट के साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स है उनको जो है प्रायोरिटी पर रखते हैं। जैसे कि आप ना सिर्फ पेशेंट को बंद करने पर फोकस होते हैं बल्कि आप उनको मेडिकली ट्रीट करने पर फोकस होते हैं। आप पेशेंट को ही सिर्फ ट्रीट करने पर फोकस नहीं होते बल्कि इसके साथ साथ आप फैमिली ओरिएंटेड वर्क भी करते हैं। आप फैमिली को भी सिखाते हैं जो कि रिलैप्स प्रिवेंशन में हेल्प आउट करता है। सो डिजीज मॉडल को एक्सेप्ट करना बुनियादी सी चीज है। जैसे ही आप डिजीज मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं तो आपके अपने ख्यालात और आपका अपना रवैया और आपके अपने एहसास भी चेंज हो जाते हैं टूवर्ड पेशेंट, क्योंकि जब तक आप या आपकी टीम का कोई भी मेंबर इस डिजीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता तो आपके एहसास ख्यालात मरीज के बारे में कुछ और होते हैं, एंगर से रिलेटेड होते हैं। आप उनको कोई क्रिमिनल समझते हैं, आप समझते हैं कि ये जो कर रहे हैं ये कुछ जानबूझ के कर रहे हैं। बट जैसे ही आपको डिजीज की डेफिनेशन समझ आती है कि ये एक डिसऑर्डर है, ये डिसफंक्शनल ऑर्गन है, यानी कि जिसकी वजह से मरीज के रवैये खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से मरीज के सोचने का तरीका खराब हो रहा है, जिसकी वजह से वो फोर्स ही नहीं कर पा रहा,
तो फिर खुद ब खुद आपके एहसास एंगर से सिंपथी या एम्पैथी की तरफ चले जाते हैं और आप मरीज को एक मरीज के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो किसी भी हॉस्पिटल में ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर अगर उस हॉस्पिटल में मौजूद हर स्टाफ मेंबर, उस हॉस्पिटल का सपोर्टिंग स्टाफ, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर उस पेशेंट को एक पेशेंट के तौर पर या उसकी बीमारी को एक बीमारी के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर वो उसको प्रॉपर ट्रीट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके रवैये, उनके जो ट्रीटमेंट के टूल्स हैं वो डिफरेंट होंगे, वो एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट वाले टूल नहीं होंगे। तो ये बहुत अहम और ज़रूरी और बुनियादी यानी बात है कि इस बीमारी को बीमारी के तौर पर कबूल करना और फिर डिजीज मॉडल के अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करना। तो फैमिली के साथ साथ जो इलाज करने वाले हैं, दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि वो डिजीज मॉडल को फॉलो करें। और जिस तरह से बाकी बीमारियों में मरीज को मरीज समझ के डील किया जाता है और उसके एक इलाज का एक पूरा प्लान बनाया जाता है, तो उसी तरह से बहुत जरूरी है कि पेशेंट को सबसे पहले तो पेशेंट समझा जाए और फिर इलाज की नीयत से उसको दाखिल करवाया जाए किसी अस्पताल में, ना कि इस नीयत से कि इसको कुछ सजा देते हैं। मैं तलाल जुबैर साहब से सवाल। जी जी। जैसे डायबिटीज में क्योंकि उसके डिजीज मॉडल को हम एक्सेप्ट करते हैं और एक डायबिटिक को हम क्योंकि बीमार समझते हुए ट्रीट करते हैं, तो हमारे टूल्स टोटली चेंज हो जाते हैं एज कम्पेयर टू एडिक्शन। जब कोई एडिक्शन के पेशेंट को बीमार समझते हुए ट्रीट नहीं करते, तो फिर उनके टूल्स खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं। इसीलिए डिजीज मॉडल जो है ये बुनियाद है, बेसिक है। बिल्कुल ठीक। तलाल जुबैर साहब से मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या सिर्फ दाखिल करके मरीज को बस छोड़ दिया जाए अस्पताल में कि जी ये अब इसको ठीक करके अब वापस बंद करके रखें कुछ अरसा, तो जब ये बाहर निकलेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, या फिर उस इंडोर फैसिलिटी में कोई गोल्स होते हैं जो अचीव करने होते हैं पेशेंट की रिकवरी के हवाले से, तो उन गोल्स के बारे में भी बताएं कि कितना जरूरी है कि सिर्फ बंद करना किसी अस्पताल में मकसद नहीं होना चाहिए, उस दौरान कुछ गोल्स भी अचीव करने होते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस सामना, मुझे बात करने का मौका देने के लिए। बुनियादी तौर पर जब हम रिहैब्स की बात करते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन जो हैं वो हमेशा ओपन होते हैं, और ये काफ़ी एक माइंड बॉगलिंग किस्म की सिचुएशन होती है जिसके अंदर के हमें हर कोई ट्रीटमेंट प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट चीज़ें और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो ऑफर कर रहा होता है, और ये नहीं फैसला किया जा रहा होता कि किन बुनियादों के ऊपर या कौन से ऐसे गोल्स हैं या कौन से ऐसे मकासद हैं जो हमने अचीव करने होंगे किसी रिहैब सेंटर के अंदर, और घर वाले इस हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो असल चीज़ यह है कि जब आपका बच्चा ड्रग एडिक्शन से डील कर रहा होता है, तो जो पहला क्वेश्चन आपको आता है वो ज़हन के अंदर वो ये आता है कि हम क्या इसको किसी ऐसे प्रोग्राम के अंदर दाखिल कराएं जहां पर कि कोई बहुत ही छोटे वक्त यानी शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव किए जा सकते हैं, जैसे कि खाली डिटॉक्स हो जाए और डिटॉक्स के बाद जो है वो वापस जो है ये फिर दवाइयां खाने लगे और फिर बिल्कुल ठीक हो जाए। और दूसरे नंबर पे जो है वो अगर कोई लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है तो वो क्या उसके गोल्स होंगे और उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, कौन सा प्रोग्राम जो है वो लेके चल रहे होंगे। तो ये जो कंफ्यूजन है, कंफ्यूज स्टेट है, इसकी वजह से बेशुमार जो बच्चे हैं जिनका इलाज जब हो रहा होता है तो वो ऐसे शॉर्ट टर्म प्लान्स के अंदर मल्टीपल टाइम्स जो है वो इनरोल होते हैं, और जब फैमिली बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, उन्हें बार बार नाकामी का सामना हो रहा होता है, तो फिर वो सही अप्रोच तक जाके पहुंचते हैं। हालांकि अगर आपका बच्चा आज एडिक्शन के मर्ज का शिकार है तो ये करेक्ट टाइम है कि आप अपनी तहकीक कर लें और जान लें कि असल वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको किसी एक रिहैब के अंदर देखने की जरूरत होंगी उसके ट्रीटमेंट प्रोग्राम के हवाले से। बुनियादी तौर पर जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज का, जो कि अमेरिका का एक इदारा है जो कि वहाँ पर एडिक्शन के प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है, इनका कंट्रोलर है, तो ये इदारा जो है ये रिकमेंड करता है कि जो ट्रीटमेंट है वो 90 डेज प्लस का होता है, एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्रोग्राम, क्योंकि एडिक्शन के अंदर ऐसे बेशुमार जो है वो डैमेजेस हो जाते हैं हमारे ब्रेन को
एडिक्शन को करने की वजह से काफी दफा जब हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से ऐसे नुकसानात हो जाते हैं कि फिर उसको हमें ठीक करना होता है, और उसको ठीक करने के लिए नेचुरली वक्त चाहिए होता है। अगर कोई भी एक शॉर्ट टर्म अप्रोच के साथ चलता है जिसके अंदर के खाली उसके एडिक्शन के जो विड्रॉल मैनेजमेंट है अगर वो कर ली जाए तो उससे जो बुनियादी तौर पर आदत को तब्दील करने का जो वक्त है वो नहीं मिलता, प्लस ब्रेन को रिपेयर करने का वक्त नहीं मिलता। अमूमन लॉन्ग टर्म अप्रोच के अंदर एक ही अप्रोच है कि मरीज को एक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के साथ जो है वो बंद कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए एक हॉल के अंदर, वहां पर बिस्तर हो, खाना पीना हो, और उसको जो है कोई एक मौलवी साहब आए जो कि आके उसको कुरान की क्लास दे दें, कोई नमाज पढ़ा दें, और यूं जो है वो उसका वक्त गुजार दिया जाए। तो इसे रेजिडेंशियल अरेंजमेंट कहा जाता है जो कि अवेलेबल होता है। और जो एक ट्रीटमेंट प्रोग्राम होता है वो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है जिसके अंदर डे टू डे गोल्स होते हैं। ट्रीटमेंट जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होगा उसके अंदर सबसे पहले जो मरीज है उसके साथ एक एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो उसको लेके चला जाएगा, और उसका मकसद ये होगा कि मरीज के अंदर अगर किसी किस्म का नशे के साथ साथ कोई कोमॉर्बिडिटी है, कोई एक ऐसा को अकरिंग डिसऑर्डर है। 1980 से पहले जो जहनी अमराज थे ऐसे लोगों को जो कि नशे के मर्ज में ही मुब्तला होते थे और साथ कोई जहनी अमराज भी होते थे, उनके लिए जो है वो अलग-अलग प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाते थे। लेकिन 1980 के बाद जो है दुनिया के अंदर ये एक रेवोल्यूशन आया कि वो अब जो है एक कॉमन सेटअप के अंदर जो है वो ये दोनों ही काम किए जाते हैं। दूसरे नंबर पर उनके जो ब्रेन की जो मोटर फंक्शनिंग स्किल्स हैं जो कि नशा करने की वजह से डैमेज हुई होती हैं, एक तो वो जो वक्त उसको लगता है रिकवर होने में, प्लस उसके साथ जो है वो उसके एडिशन में कुछ स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाए और ऐसी स्किल्स डेवलप की जाए जिससे कि उसका जो जहन है वो इस चीज के लिए तैयार हो कि वो नशे के बगैर एक बेहतरीन जिंदगी जो है वो गुजारी जा सकती है। विलिंग वेज के अंदर रफली 550 के करीब काउंसलिंग सेशंस किए जाते हैं जिसके अंदर के ऑलमोस्ट जो है वो 100 दिनों के अंदर कोई 200 के करीब इंडिविजुअल सेशंस होते हैं। और किसी भी एक अच्छे प्रोग्राम को इवेलुएट करने का तरीका है कि वहां पर जो एक टीम है प्रोफेशनल्स की वो मरीज के साथ जो उसकी इनफरादी जरूरियात हैं उसको कितना बेहतरीन तरीके से जो है वो केटर अप करती है, उसको कवर करती है, और उसको एक ग्रुप के साथ साथ एक जो वन ऑन वन काम है मरीज का वो किस अच्छे लेवल के ऊपर किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है वो जो फैमिली का जो इंटरेक्शन है मरीज के साथ वो बहुत फ्रीक्वेंट होना चाहिए। अमूमन रिहैब्स के अंदर अगर आप देखें तो एक एक महीना जो है वो 15-15 दिन का कहा जाता है, फिर पूरा पूरा महीना ऑलमोस्ट मरीज को मिलने की इजाजत नहीं होती। हालांकि जो भी एक मियारी ट्रीटमेंट सेंटर होगा वहां पर मरीज का और फैमिली का जो आपस में मिलना जुलना है वो बहुत जो है उसको अहमियत दी जाएगी, क्योंकि मरीज जो है किसी भी रिहैब के अंदर 2 वजह से जो है वो भागना चाहता है। नंबर 1 पे कि अगर उसकी घर वालों से उसका इंटरेक्शन ना हो, नंबर 2 पे अगर उसकी क्रेविंग हो रही हो और उसकी मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से ना की जाए। अगर आप किसी सेटअप के अंदर आप देखें कि उसकी इन दोनों चीजों का जो है वो ख्याल रखा जाता है, फैमिली से आप फ्रीक्वेंट मुलाकातें कर सकते हैं, जैसे कि विलिंग वेज के अंदर हम विद इन 24 आवर्स ऑफ एडमिशन हम मरीज और फैमिली की मुलाकात करा रहे होते हैं। और फिर टच एंड गो विजिट का जो एक कॉन्सेप्ट है, होती तो थोड़ी शॉर्ट बट क्रिस्प मुलाकात है, और नो डाउट कि हम खुद स्ट्रक्चर उनको देते हैं कि मुलाकात किन प्रिंसिपल्स के ऊपर, किन उसूलों के ऊपर, किन कायदों के ऊपर की जाएगी। लेकिन यह है कि हम देखते हैं कि जल्दी मरीज और फैमिली उसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रैस्प कर लेते हैं, उसके स्टैंडर्ड के ऊपर, उस मेयार के ऊपर जो है वो मुलाकात और बातचीत जो है वो करने लगते हैं। इसी के साथ साथ काउंसलिंग की जो मैंने बताया ग्रुप और इंडिविजुअल के साथ साथ जो मरीज की जो मेडिकल नीड है उसका भरपूर ख्याल रखा जाए उस टीम के अंदर। और इसके साथ साथ जो फैमिली की अपनी एजुकेशन है, जैसे हम तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 50 से 60 काउंसलिंग सेशंस हैं जो कि मरीज के घर वालों के साथ भी करते हैं इस 100 डेज के जो इंडोर प्रोग्राम है इसके अंदर। उसके साथ साथ जो है वो फिर
बाकी जो उनके इंटरेक्शन में जो कि मदद करता है। और ना सिर्फ के मरीज की इंसाइट डेवलप होती है मर्ज के बारे में, बल्कि जो उसकी फैमिली है जो कंट्रोलिंग है, जो कि बल्कि मैनेजिंग है, जिन्होंने आगे जाके एक हायर पावर के तौर पर एक 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 कुव्वत वाली ताकत के तौर पर, एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर, एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसपे कि कल वो पुलिस डिपेंड करता हुआ एक इंडिपेंडेंट इंसान बनेगा, उसको भी इतना इक्विप हम कर देते हैं कि वो ना सिर्फ के खुद बहुत स्किलफुल हो जाते हैं। मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताऊं कि अमूमन ऐसी फैमिलीज होती हैं जहां पर कुछ मसाइल होते हैं एडिक्शंस के, और लेकिन वो एडिक्ट नहीं बनते, नशे के मरीज नहीं बनते। जब हम उनके साथ ये ट्रेनिंग जब पार्ट करते हैं तो वो लोग जो हैं वो भी अपने ड्रग्स को और ऐसे एडिक्शंस को छोड़ के जो है वो एक रिकवरी की तरफ चले जाते हैं। सो एक वक्त दरकार होता है, वक्त के साथ साथ उस प्रोग्राम के अंदर एक एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है, जहां पर इंडिविजुअल ग्रुप के तौर पर जो है उसके साथ काम किया जाता है, प्लस उसके साथ उनको मौका दिया जाता है कि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर सकें, कोई वॉक कर सकें, और उनको ओपन टू स्काई को एनवायरनमेंट दी जाए, उनके घर वालों से उनकी बहुत फ्रीक्वेंट मुलाकात हो, और वो उनको सिखाया जाए कि वो इस काबिल बन जाए कि वो नशे के बगैर एक बेहतरीन जिंदगी गुजारना सीख लें। तो किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर जहां पर ये सारे के सारे तमाम हो, तो कॉन्फिडेंस से घर वालों को चाहिए कि वो उस पर ट्रस्ट करें, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज के जो प्रिंसिपल्स हैं एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट, अगर वो उसको पढ़ भी लें और बल्कि वो कंटेंट्स लिख के साथ ले जाएं और देख लें कि कौन से ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर ये सारे के सारे खूबियां जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो वो उनके लिए एक बेहतरीन ट्रीटमेंट प्रोग्राम होगा। लेकिन ऐसा प्रोग्राम जो कि खाली किसी को कैद करके रखता है, वो ट्रीटमेंट प्रोग्राम नहीं है, और ना ही साइंस के अंदर ऐसे किसी प्रोग्राम की कोई स्पेस। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। आपने अभी काउंसलिंग की बात की, तो मैं वकील मुराद साहब से पूछना चाहूंगी कि एक रिहैब सेंटर में ये जो ग्रुप काउंसलिंग है उसकी क्या अहमियत है कि ग्रुप काउंसलिंग है, पेशेंट्स के साथ हो रही है, और फिर फैमिली को भी ग्रुप सेशंस में बुलाना और शिरकत करना। जैसे अभी तलाल साहब ने बताया कि फैमिली की सेपरेट सेशंस भी होते हैं, पेशेंट्स के भी होते हैं, लेकिन ग्रुप काउंसलिंग का एक तो ये कि उसकी अहमियत आए, और उसमें कौन से ऐसे मौज़ूआत हैं जो डिस्कस किए जाते हैं, क्या पर्पस है जो फुलफिल करते हैं ग्रुप सेशंस? थैंक यू मिस आमना। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से, चूंकि हम ये फैमिलीज की अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो किसी भी प्रोग्राम को जांचने के लिए ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है फैमिलीज के पार्ट पे। इस सवाल को सही तरीके से ये किया जा सकता है कि किसी जगह पे जब वो जाएं तो वो ये पूछें कि वो ग्रुप काउंसलिंग में या काउंसलिंग में वो क्या टीच करते हैं। तो अगर सिंपली हम इस सवाल को ऐसे करेंगे कि क्या आप लोग काउंसलिंग करते हैं, तो जिसमें ऑब्वियसली जवाब जो है वो यही आता है कि जी हाँ, हम काउंसलिंग करते हैं। तो अगर इसको दूसरे अंदाज से पूछें कि क्या वो टीच करते हैं अबाउट द डिजीज, जिससे पता चलेगा कि क्या फिलॉसफी है वहाँ की टीम की, वहाँ के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी क्या ओरिएंटेशन है अबाउट द ट्रीटमेंट प्रोग्राम। क्योंकि
किसी भी प्रोफेशनल के जो क्रेडेंशियल्स हैं या उसका जो लाइसेंस है वो ये नहीं बताता कि उसका डिजीज कॉन्सेप्ट कितना मजबूत है और कितना क्लियर है, अनटिल आप क्वेश्चंस के जरिए से पता ना लगाएं। कि चूंकि जब आप सवाल करेंगे तो जो उसके आंसर्स हैं उससे आपको पता चलेगा, आप बेस्ट वे में एवेल्युएट कर सकते हैं कि उसका जो डिजीज मॉड्यूल है वो कितना क्लियर है और कितना वाज़ेह है। तो जो पहला चैलेंज होता है काउंसलिंग के हवाले से, जो आपने सवाल किया कि जो इम्पार्टिंग द न्यू नॉलेज जो है, यानी जो एक नई जो है वो इंफॉर्मेशन देना फैमिलीज को, ये बड़ा एक चैलेंजिंग होता है। क्योंकि जो पहले से उनके पास इंफॉर्मेशन होती है तो वो कुछ इधर उधर से इकट्ठी की होती है, वो नॉलेज नहीं होता, इंफॉर्मेशन होती है। तो उस इंफॉर्मेशन को रिप्लेस करना विद नॉलेज, तो ये एक अच्छे ट्रीटमेंट प्रोग्राम की निशानी है। तो जो अच्छा ट्रीटमेंट प्रोग्राम होगा वहाँ पे ग्रुप काउंसलिंग जो है वो जरूर होगी। हमारे प्रोग्राम में ग्रुप काउंसलिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमारे यहाँ दर्जनों फैमिलीज जो हैं वो एक सेशन के अंदर से जो है वो गुजरती हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो है वो उनके साथ डिस्कशंस कर रहे होते हैं। और ग्रुप काउंसलिंग में बेसिकली आप जो अपना न्यू नॉलेज है उसको रिलेट करते हैं, जो आपके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके साथ, उसको आप रिलेट कर रहे होते हैं, जो आपको नई चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं। ग्रुप काउंसलिंग के साथ साथ 1-to-1 काउंसलिंग एक बड़ा अहम फीचर है हमारे प्रोग्राम का। और तीसरी चीज़ है मोटिवेशनल लेक्चर्स। तो ये तीनों चीज़ें एक बड़ी खूबसूरती हमारे प्रोग्राम में पैदा करती हैं। 1-to-1 जो है वो एक तरह से आप समझ लें कि इनपुट एक्टिविटी है, जिसमें हम चीज़ों को एजुकेट करते हैं। जो ग्रुप काउंसलिंग है या ग्रुप थेरेपी है, ये ड्राइंग आउट, जिसमें आप चीज़ों को, जो कॉन्सेप्ट आपने दिए हैं तो डिस्कशन के जरिए से पता चलता है कि आपको कितना इल्म हुआ है जो चीज़ें आपको बताई गई हैं। और तीसरा जो एंगल है इसका मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं, जिसमें हम मुख्तलिफ जो लाइफ सब्जेक्ट्स हैं वो अपने क्लाइंट्स को दे रहे होते हैं। तो हम दोनों पार्ट पे, यानी पेशेंट्स के पार्ट पे भी और उनकी फैमिलीज के पार्ट पे भी, दोनों लेवल्स पे अलग अलग हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। और जो अच्छा प्रोग्राम होगा, जो अच्छा ट्रीटमेंट प्रोग्राम होगा, उसमें जो ग्रुप काउंसलिंग है, ग्रुप थेरेपी है, उसको बहुत खास जो है वो अहमियत दी जाएगी। चूँकि आप अगर अपने कॉन्सेप्ट्स को, फैमिली जो है वो नहीं चेंज करेगी और खास तौर पे डिजीज मॉड्यूल को अपने अंदर अच्छी तरह से नहीं उतारेगी, चूँकि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, अगर आपने रिप्लेस नहीं किया पुराने इल्म को नए इल्म के साथ, तो आप का जो मॉड्यूल होगा वो आप अपने मरीज को सोशल मॉड्यूल पे ही डायग्नोज करते रहेंगे। क्योंकि जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं होती तो वो सोशल मॉड्यूल होता है। तो जबकि जो है वो, जब एक नया नॉलेज जो है, जो साइंटिफिक जो इसके ऊपर रिसर्च है, वो आपको बताती है कि ये एक फिजिकल डिजीज पहले है, इट्स अ बायो साइको एंड सोशल डिजीज। तो आप डिजीज कॉन्सेप्ट के मॉड्यूल पे एवेल्युएट नहीं करते अपने पेशेंट को। ज्यादातर काउंसलिंग से पहले और जो फैमिलीज जब उनको पता नहीं होता तो वो सोशल मॉड्यूल के ऊपर जो है वो परख रही होती है अपने पेशेंट को। तो काउंसलिंग में आने से और इस प्रोग्राम में आने से जो एक बिल्कुल सही रास्ता उनको मिलता है, जिसमें पेशेंट को भी सही रास्ता मिलता है, फैमिली को भी सही रास्ता मिलता है कि ये एक डिजीज है और ये एक डिजीज खास चेंजेस बॉडी के अंदर उसके नतीजे में आती है। और यहाँ से जब जो है वो फिर एक रिकवरी का जो है वो सिलसिला शुरू होता है। तो किसी भी प्रोग्राम को, अच्छा प्रोग्राम है या बुरा प्रोग्राम है, तो उसको परखने के लिए फैमिलीज के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट एक्चुअली डू दे ट्रीट इन देयर ग्रुप थेरेपी सेशंस। तो ये जानना जो है वो मेरे ख्याल से बहुत अहमियत का हामिल है। और इसमें मैं एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगी कि जो ग्रुप सेटिंग में एक अहम पर्पस जो फुलफिल होता है वो ये भी होता है कि जो शेम होती है एक बहुत ज्यादा पेशेंट्स के अंदर, नशे की बीमारी के साथ एक शेम जुड़ी होती है और घर वालों के अंदर भी बहुत ज्यादा शेम होती है, वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते। तो जब वो ग्रुप सेटिंग में सब पेशेंट्स इकट्ठे होते हैं और फैमिलीज भी अगर इकट्ठी होती हैं और उसमें फिर नशे की बीमारी के हवाले से एजुकेट किया जा रहा है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया जा रहा है,
तो उससे काफी शेम हील होती है फैमिलीज की और पेशेंट्स की, जिसमें आपको लगता है कि सिर्फ मैं अकेला ही नहीं हूँ इस मसले के साथ, मेरे जैसे और भी लोग हैं जो इस मसले का शिकार हैं, और वो जो कलेक्टिव विजडम मिलता है उससे, वो बड़ा एक फायदेमंद चीज होती है। और बिलिंग वेज और सदाकत क्लिनिक में तो अब हम पेशेंट्स और फैमिलीज को का इकट्ठे ही ग्रुप सेशंस लेते हैं, और उससे बड़े ही कामयाब रिजल्ट्स हमें मिले हैं कि जिसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे, फैमिली भी, पेशेंट्स भी, और उनके जो मॉलेज हैं, सारे ही इकट्ठे ही ग्रुप कंडक्ट कर रहे होते हैं, और इससे काफी हमें अच्छे रिजल्ट्स भी नजर आते हैं। तमाम अस्पतालों में हम ये प्रैक्टिस करते हैं। मिस हफ्जा से मेरा एक सवाल है, क्योंकि ये हमारी नफ्सियात हैं और इनका भी ये इस हवाले से एक्सपर्टीज रखती हैं। कितना जरूरी है कि ये रिहैब सेंटर में जो स्टाफ है वो एडिक्शन की ट्रीटमेंट की फील्ड में एक्सपर्ट हो, यानी सिर्फ कोई भी माहिर नफ्सियात आके तो वो इस फील्ड में काउंसलिंग क्या कर सकता है, या इसके लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड कुछ एक्सपर्टीज चाहिए होती है किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए कि उसको एडिक्शन के मामलात का पता हो, क्योंकि ये एक काफी ट्रिकी बीमारी है और पेशेंट्स भी ट्रिकी होते हैं, तो उनको डील करने के लिए स्पेशलाइज्ड कुछ स्किल्स चाहिए होती है। तो आप इस बारे में जी राय दें। मिस आमना, ये सवाल दोनों के लिए ही बड़ा इम्पोर्टेंट है, यानी फैमिलीज के लिए भी जिन्होंने अपने लव्ड वन को ट्रीटमेंट के लिए भेजना है, और उस ट्रीटमेंट फैसिलिटी के लिए भी जिन्होंने स्टाफ को रिक्रूट करना है। देखिए, आइडियल सिचुएशन तो यही होती है और होनी भी चाहिए कि आप जिस भी स्टाफ को किसी एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए रिक्रूट कर रहे हैं तो उनकी एक्सपर्टीज उस बीमारी में होनी चाहिए उसको ट्रीट करने के लिए। और जहाँ तक मैं बात करूँ एडिक्शन ट्रीटमेंट की, तो अगर तो स्टाफ एडिक्शन थेरेपिस्ट हैं ऑलरेडी और उनकी एक्सपर्टीज हैं उसमें, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उनके क्रेडेंशियल्स पूरे हैं प्रैक्टिस करने के लिए मेडिसिन को, साइकेट्री को या साइकोथेरेपी को, तो उनको रिक्रूट करने के फौरन बाद लाइक वो बहुत बिल्कुल फिट नहीं कर दिया जाता प्रैक्टिस करने के लिए, उनको एक इंडक्शन पीरियड पर रखा जाता है जिसमें वो पहले से मौजूद लोगों के साथ, जो कि सीनियर्स होते हैं जिनकी एक्सपर्टीज काफी बन चुकी होती है उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए, उनके साथ एक फुल टाइम ऑब्जर्वेशन के लिए अटैच किए जाते हैं ताकि वो देख सकें कि पेशेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है, उनकी मेंटल हेल्थ को किस तरह से डील किया जाता है, उनके इश्यूज को कैसे डील किया जाता है, उनको कैसे अनकंडीशनल रिस्पेक्ट और रिगार्ड दिया जाता है, उनकी फैमिलीज के साथ किस तरह से सारा प्रोग्राम लेकर चला जाता है, ताकि वो सीख सकें। एक तो वो अपने सीनियर्स जिनकी एक्सपर्टीज हो चुकी है उस चीज पर, उनसे सीखते हैं। दूसरा, उनको बुक्स और इस तरह से आर्टिकल्स बहुत पढ़ने को दिए जाते हैं और उनको रिकमेंड किए जाते हैं जिससे वो अपना नॉलेज जो है वो बढ़ाते रहें इस फील्ड में काम करने के लिए। जैसे आपने पहले बात की कि ये जो बीमारी है एडिक्शन की, ये बाकी बीमारियों से काफी मुख्तलिफ है। तो इसमें एक कोई भी मतलब प्रोफेशनल पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद आकर फॉरेन प्रैक्टिस इसलिए नहीं करना शुरू कर सकते क्योंकि इसका ट्रीटमेंट भी काफी ट्रिकी है। आपको पेशेंट्स की जो कि एडिक्ट्स होते हैं उनकी नफ्सियात के साथ डील करने के लिए बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत नॉलेज चाहिए, ताकि आप उनको एक सही मायने में मदद दे सकें। और दूसरी बात फैमिली के लिए जो मैंने कही कि फैमिली के लिए भी ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जब वो किसी भी फैसिलिटी में विजिट करने के लिए जाएं, जो कि अपने प्यारे के लिए वो इलाज के लिए पता करने के लिए जा रहे होते हैं, तो इस तरह के सवाल वो लाजमी वहाँ पर पूछा करें कि आपका स्टाफ किस तरह का है या उनकी तालीम किस तरह की है, क्योंकि वो उस वक्त मैंने अक्सर देखा है यहाँ पर कि जब फैमिलीज वॉक इन करती हैं इंफॉर्मेशन के लिए तो वो इतनी पेन में होती हैं कि वो बहुत से ऐसे अहम सवाल जो करने वाले होते हैं वो नहीं करते, और सिर्फ इस इंफॉर्मेशन पर के चार्जेस क्या होंगे या कितने दिन रखना है, इस पर वो सारा लाइक उनका ज्यादा फोकस इन चीजों पर होता है। मैंने विलिंगनेस में काफी अच्छी प्रैक्टिस होते देखी है कि जब फैमिलीज आती हैं तो पहले ही मीटिंग में उनको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करा दिया जाता है हमारे यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स की टीम काम करती है उनके बारे में, और अगर उनकी अवेलेबिलिटी हो तो एक दो को बुलाकर मिलवाया भी जाता है और इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये इस तरह से काम करते हैं, इनका इतना एक्सपीरियंस है। इस चीज से फैमिली को काफी एक सपोर्ट भी मिलती है क्योंकि वो काफी तकलीफ में आए होते हैं हमारे पास, और जो चीज उनके जहन में कहीं गुम होगी लेकिन उन्होंने सवाल नहीं किया उसका जवाब उनको पहले ही मिल जाता है। तो काफी इम्पोर्टेंट है ये कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी एक्सपर्टीज को, अपने नॉलेज को दिन ब दिन इन्हांस करते रहें, पढ़कर, दूसरे प्रोफेशनल्स को देखकर,
डे टू डे उनकी लर्निंग जितनी होती जाएगी वो उतना अच्छा सर्व कर सकेंगे एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या एडिक्शन थेरेपिस्ट। सो एडिक्शन की फील्ड में एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जनरली साइकोलॉजिस्ट के पास अगर कोई मरीज आता है जो कि नशे का फर्ज करें कि मरीज नहीं है और अपनी किसी और साइकेट्रिक प्रॉब्लम की वजह से या साइकोलॉजिकल मसले के लिए आया है, और वो आपसे अगर अपने बचपन की बातें शेयर कर रहे हैं कि बचपन में मुझे मारा जाता था, या मैं एक ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, या मुझे प्यार नहीं मिला, तो वो इस तरह की बातचीत करते हैं। तो तो अगर प्रोफेशनल्स कोई एंटरटेन करते हैं उस चीज को, हाँ, अगर बिल्कुल कोई एडिक्शन थेरेपिस्ट नहीं है तो, बिल्कुल अगर और कोई वो एडिक्शन ट्रॉमा और वो सारी चीज। हाँ, तो वो ये चीज मैंने देखा है कि वो हमारे, क्योंकि जो एडिक्शन के पेशेंट्स होते हैं तो वो भी हमारे साथ जब शुरू में आते हैं तो ऐसी बात ही करते हैं कि मुझे प्यार नहीं मिला बचपन में, मेरे तवज्जो नहीं मिली, मेरे बहन भाइयों से ज्यादा प्यार किया गया। तो अगर कोई ट्रेन नहीं है एडिक्शन की फील्ड में तो वो बड़ा आसानी से वो टिल्ट हो जाएंगे, और मौजू जो नशे का मौजू होना चाहिए कि नशे की बीमारी हो गई आपको इसके इलाज की जरूरत है, तो मौजू उससे हटके तो वो फिर बचपन में चला जाएगा और बचपन के मामलात की तरफ चला जाएगा। इसी वजह से हम यहाँ पर देखते हैं कि खास तौर पर एडिक्शन के पेशेंट्स में डॉक्टर शॉपिंग बड़ी कॉमन है, क्योंकि उनको जो थेरेपिस्ट उनकी चीजों को एंटरटेन करते नजर आएंगे वो उनको उनकी तरफ टिल्ट करेंगे, और हम अक्सर इसी तरह पेशेंट्स को पसंद नहीं आते ज्यादातर, क्योंकि हम उनकी उन चीजों को एंटरटेन नहीं करते और उनको उनके ट्रॉमा में रहने नहीं देते, बल्कि विक्टिम रोल से निकाल रहे होते हैं। क्योंकि पेशेंट्स को मैंने देखा है कि ऑब्वियसली ये बीमारी के सारे ट्रिक्स होते हैं जो पेशेंट्स को आ जाते हैं, तो वो ऐसे डॉक्टर्स को और ऐसे प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहते हैं जो नशे के अलावा उनके साथ हर बात करना चाहते हैं, यानी नशा छोड़ने और नशे के इलाज के हवाले से बात नहीं करना चाहते, जो और मौजू पे जिनसे बातचीत की जाए तो वो उधर उनको प्रेफर करते हैं कि मैंने उनके साथ जाना है। अच्छा, फिर ये भी एक बड़ा कॉमन एक मसला होता है कि दोस्त बनाना, जैसे पेशेंट्स कहते हैं कि मैंने साइकोथेरेपिस्ट के साथ फ्रेंडशिप करनी है, फैमिलीज भी कई दफा ये चाहती हैं कि आप कोई दोस्ती कर लें, फ्रेंडशिप कर लें। तो हमारे पेशेंट्स के साथ अगर हम फ्रेंडशिप करेंगे तो वो काफी ज्यादा से नुकसान भी हो जाता है, और बल्कि बाउंड्रीज काफी वायलेट हो जाती। तो बड़ा जरूरी है कि क्योंकि फिर हम उन्हें सर्व नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। और ना सिर्फ मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उनका एडिक्शन फील्ड में ट्रेन होना जरूरी है, बल्कि जो पेशेंट को सुबह शाम उनकी केयर के लिए सुबह शाम जो स्टाफ होता है, पेशेंट केयर स्टाफ होता है, इवन जो क्लीनिंग स्टाफ होता है, जो अमला सफाई का जो करने वाला जो अमला होता है, उन सबको इस बीमारी की जो बेसिक्स हैं, किचन स्टाफ तक सबको इस हवाले से ट्रेनिंग बहुत जरूरी है कि उनको मालूमात होनी चाहिए। वेरी ट्रू जी। मैं नदीम इकबाल साहब से बात करना चाहूंगी इस हवाले से कि एक सवाल आपसे भी पूछा जाता होगा, हम सबसे ही पूछा जाता है जब फैमिलीज हमारे पास आती हैं एडिक्शन के इलाज के लिए, अपने प्यारे के इलाज के लिए, तो वो पूछते हैं आपका सक्सेस रेट क्या है। ये एक सवाल है जो पूछा जाता है। और सक्सेस रेट एक तो इस तरह का सवाल, दूसरा ये ठीक हो जाएंगे, और ये ठीक होने का जो कॉन्सेप्ट है, तो आप थोड़ा इसमें बताएंगे कि सक्सेसफुल आउटकम से क्या मुराद है, कि किसी की बीमारी किसी के इलाज में सक्सेस रेट से क्या मुराद है, और ये ठीक हो जाने से क्या मुराद है। क्या ठीक होने का ये मतलब है कि वो अगली दफा जरा कम करके नशा करेगा, थोड़ा कंट्रोल करके करेगा, या ऐसे हालात नहीं होंगे। तो आप थोड़ा इसमें बताएं। तकरीबन तमाम फैमिलीज का ही ये एक कंसर्न होता है, बल्कि बाद दफ़ा तो ये भी होता है कि क्या कोई गारंटी है, क्या कोई श्योरिटी है। तो ये उसी वक्त होता है जब फैमिली इस बीमारी की जो डिजीज मॉडल है या बीमारी की जो साइंटिफिक नेचर है वो उससे अवेयर नहीं होते, उसको समझ नहीं पा रहे होते। बेसिकली जितनी भी क्रॉनिक डिजीज होती हैं उसमें किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर का कोई सक्सेस रेट नहीं होता। वहाँ पर क्रॉनिक डिजीज में पेशेंट का सक्सेस रेट होता है या फैमिली का सक्सेस रेट होता है, और वही पेशेंट और वही फैमिली उस कामयाब होती हैं जो बीमारी के जो इफेक्टिव प्रिंसिपल है इलाज के उनको फॉलो करते हैं, बीमारी के डिजीज मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को डील करते हैं, तो फिर वो फैमिली कामयाब होती है। सो जितनी भी क्रॉनिक डिजीज होती हैं उनमें कोई किसी ट्रीटमेंट सेंटर का सक्सेस रेट नहीं होता।
उनमें सक्सेस रेट पेशेंट का या उनकी फैमिलीज का होता है। बट हम जनरली ये जो हमारा सक्सेस रेट अगर कोई पूछते भी हैं तो हम उनको बताते हैं कि हमारा सक्सेस जो रेशियो है वो कितना है, जैसे कि 70 to 80% है। बट क्यों है, किस वजह से है, कौन 70 to 80% के क्राइटेरिया में आते हैं, उसमें हमें क्रेडिट कम जाता है, हमारा जो रोल है वो कम होता है एज कम्पेयर टू फैमिली। और जो फैमिलीज भी उस बात को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वही कामयाबी की तरफ जाते हैं। बट कुछ फैमिलीज में ये इस सक्सेस रेट के हवाले से ही ये भी एक कंसर्न होता है कि हमारा जो पेशेंट है जिसको हम इलाज के लिए लेकर आ रहे हैं, इसका मसला तो आइस है और हम चाहते हैं कि बस आप इनको आइस से दूर कर दें। और चर्च तो ये बहुत पहले से पी रहा है और इसकी इस दौरान शादी भी हुई और ये बड़ा कामकाज भी अच्छे से कर रहा था, चर्च इसका मसला नहीं है। बल्कि हम चाहते हैं, बाद में फैमिलीज ये भी कह देते हैं कि आप चर्च तो प्रोवाइड कर दें। और जो है सिगरेट का भी कहते हैं कि सिगरेट भी देनी चाहिए। और कुछ ऐसे ट्रीटमेंट सेंटर्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट भी करते हैं जहाँ पर टोबैको को कोई ड्रग के तौर पर नहीं दिया जाता और विद इन रिहैब, विद इन ट्रीटमेंट पेशेंट को ड्रग वो स्मोकिंग की सूरत में प्रोवाइड की जा रही होती है। बट ये जो इलाज होता है, ये जो एब्स्टिनेंस है, यानी तमाम ड्रग्स को रिमूव कर देना है, ये पहला और मैंडेटरी स्टेप है टुवर्ड्स रिकवरी। जब तक आप पेशेंट को टोटल एब्स्टिनेंस में नहीं लेकर आते, आप पेशेंट को अगले स्टेप्स पर नहीं ले जा सकते। और ना सिर्फ ये पहला स्टेप है बल्कि ये मैंडेटरी और कंपल्सरी है टिल रिकवरी, जब तक कि पेशेंट रिकवरी में रहेगा। और वही पेशेंट रिकवरी में एक लाइफ लॉन्ग रिकवरी में रहते हैं जो एब्स्टिनेंस में रहते हैं, जो कि किसी भी तरह की ड्रग नहीं कंज्यूम करते, क्योंकि अगेन जो इस बीमारी की नेचर क्रॉनिक नेचर है, जिसकी वजह से इलाज में बीमारी को ख़त्म नहीं किया जाता, इलाज में बीमारी को क्योर नहीं किया जाता, बीमारी को ट्रीट किया जाता है, बीमारी को मैनेज किया जाता है। इन अनदर वर्ड, बीमारी को डोरमेंट किया जाता है, बीमारी को सुलाया जाता है। और साइंस से, तहकीक से, तजर्बात से ये पता चला है कि जब किसी की बीमारी को इलाज के ज़रिए से किसी क्रॉनिक डिजीज को सुलाया जाता है और अगर वो बाद में किसी भी तरह की कोई ड्रग कंज्यूम करते हैं तो बीमारी दोबारा से रिवर्स होती है, मरीज रिलैक्स हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी है एक फैमिली के लिए। और जब फैमिली इन तमाम चीज़ों को सीखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, बीमारी के डिजीज मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये उस फैमिली का सक्सेस होता है। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हो क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। सबसे जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मरीज के लिए कि एब्स्टिनेंस यानी तमाम नशों से मुकम्मल परहेज को ही हम कह सकते हैं कि ये सक्सेसफुल आउटकम है। ये कि एक नशा छोड़ के दूसरा कर लिया, कम करके किया, कभी कभी किया, तो उस पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए फैमिली को। और ऐसे ही ट्रीटमेंट मॉडल्स को फॉलो करना चाहिए जो एब्स्टिनेंस को प्रेफर करते हैं। वकील मुराद साहब से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। अभी तक तो हम इंडोर ट्रीटमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, तो क्या नशे की बीमारी आउटडोर बेसिस पे भी को ट्रीट हो सकती है, और उसके कैसे असेस कर सकते हैं कि किस मरीज को दाखिल होने की जरूरत है, किस मरीज को घर पे रह के इलाज की जरूरत है? क्या हर मरीज को ही हम कहें कि जी हर मरीज ही दाखिल होकर ठीक होने वाला है? तो आप इस बारे में
अपनी राय दें कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ये फैसला करने का कि इस मरीज को दाखिल होकर इलाज की जरूरत है या इसको घर पे रह के ही हम इलाज प्रोवाइड कर सकते। इसमें देखिए हमारे पास विलिंग वेज में दोनों सर्विसेज हम जो है वो दे रहे होते हैं। हमारे पास इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं और दोनों प्रोग्राम बहुत स्ट्रक्चरल हैं और दोनों के बहुत ज़बरदस्त जो है रिजल्ट्स हैं और सेम एक्टिविटीज़ और जो उसकी कोर चीज़ें हैं, सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं ट्रीटमेंट के, जिसमें काउंसलिंग सेशंस हैं, ट्रेनिंग है, एजुकेट करना, मोटिवेशन देना, कॉन्सेप्ट्स पे काम करना, ये सेम काम जो है वो आउटडोर पे भी उसी तरह से स्ट्रक्चरल वे में हम ऑफर करते हैं जैसे हम इनडोर में काम कर रहे होते हैं। फर्क ये है कि जो नताइज हैं यानी जो प्रोग्रेस है वो इंडोर प्रोग्राम में रैपिडली होती है, जल्दी होती है, और आउटडोर प्रोग्राम में थोड़ा आपको नताइज देर बाद मिलना शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पे इंडोर प्रोग्राम में आप फॉरेन एब्सिनेंस में आ जाते हैं, जो ही एडमिशन होता है तो आपका एब्सिनेंस स्टार्ट हो जाता है, जबकि आउटडोर प्रोग्राम में थोड़ा आपको लेट में रिजल्ट्स मिलते हैं। पेशेंट अभी बीच बीच में नशा कर रहा होता है या कर लेता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो टोटल एब्सिनेंस की तरफ आता है। तो जो नताइज हमें इंडोर प्रोग्राम में 3 वीक्स में मिलते हैं तो आउटडोर प्रोग्राम में कोई हमें 7 वीक्स में वो रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास दोनों प्रोग्राम बाकायदा हम जो है वो ऑफर करते हैं। अब इसमें इस पे आते हैं कि हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे हम ये एवेल्युएट करेंगे कि कौन सा क्लाइंट जो है वो फिट इन होता है इंडोर प्रोग्राम में और कौन सा क्लाइंट है जो फिट इन होता है आउटडोर जो है वो प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, इसमें हमें ये देखना होता है कि इंसाइट कितनी है पेशेंट के अंदर, क्या पेशेंट जो है वो खुद विलिंग है हेल्प के लिए, साइकोसिस की क्या सूरत हाल है, उसके डिलूजन्स की क्या सूरत हाल है, हेलुसिनेशंस, जो टोटली उसके अंदर जो ख्वाहिश है नशे को जो है वो इलाज को हासिल करने के लिए और नशे से दूरी की जो उसके अंदर डिजायर है वो कितनी है। और इस बेसिस पे हम जो है एवेल्युएट कर रहे होते हैं कि क्या पेशेंट जो है वो खुद जो है वो इलाज का अप्रोच कर रहा है, खुद चल के आया है या खुद कांटेक्ट कर रहा है, और साथ में हमें उसकी फंक्शनैलिटी को जो है वो एवेल्युएट करना होता है। डॉक्टर साहब हमें गाइड करते हैं, डॉक्टर सदाकत अली साहब, जब भी हमें आउटडोर क्लाइंट को आउटडोर प्रोग्राम में लेना होता है तो चूंकि डॉक्टर सदाकत अली साहब से कोऑर्डिनेशन और मशवरे के बाद हम आउटडोर प्रोग्राम्स को ऑफर कर रहे होते हैं, तो डॉक्टर साहब जो सबसे पहली चीज बोलते होते हैं वो ये बोलते हैं कि आप फंक्शनैलिटी को देखें कि क्या उसकी फंक्शनैलिटी इंटैक्ट है। अगर वो जॉब करता है या कारोबार करता है तो जॉब और कारोबार पे क्या पूरी जो है वो तवज्जो उसकी है और उसको टाइम दे रहा है। अगर एजुकेशन का यंग है तो क्या उसकी एजुकेशन को अपनी को कंटिन्यू किए हुए है। और ये चीज इसके साथ साथ ये देखना होगा कि कोई रिसेंट हैवी डोजेस के जो है एपिसोड्स तो उसको नहीं हुए, ओवरडोज तो नहीं वो हो रहा, उसका जो रिबेलियसनेस है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। अगर बहुत ज्यादा रिबेल है, एग्रेसिव है, वायलेंस में है और हैवी डोजेस का इस्तेमाल कर रहा है, विड्रॉल्स जो हैं और उसने खुद से जो है वो पहले से एफर्ट्स की हैं छोड़ने की, या आउट पेशेंट के तौर पे पहले से वो इस प्रोग्राम को जो है वो ट्राई कर चुका है, तो अगर ऐसा है तो फिर ये पेशेंट जो है वो इंडोर में जो है वो फिट होता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो क्राइसिस इंटरवेंशन भी हम उन्हीं सूरत हाल में कर रहे होते हैं जहां पेशेंट के अंदर टोटली जो है वो अंधेरा होता है, कोई मोटिवेशन, कोई इंसाइट नहीं होती है, बल्कि वो इलाज का नाम सुनते ही आपे से बाहर हो जाता है और फैमिली को थ्रेट करता है, तो फिर कोई और चारा नहीं रह जाता कि पेशेंट को जो है वो इंडोर प्रोग्राम में लेके आया जाए। तो इसको बड़ा वाइजली और बड़े जो है वो प्रोफेशनल वे में जो है वो एवेल्युएट करने की जरूरत होती है। तो अगर पेशेंट जो है वो
अपने प्रोग्राम को लेने के हवाले से विलिंग है और अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू जो है वो करना चाहता है और खुद अप्रोच कर रहा है, खुद कांटेक्ट कर रहा है, तो इन बेसिस पे हम जो है वो पेशेंट को एवेल्युएट कर रहे होते हैं और फिर उसको एक आउटडोर प्रोग्राम ऑफर करते हैं। और आउटडोर प्रोग्राम जब ऑफर करते हैं तो फैमिली को पैरेलल हम उसी तरीके से काउंसलिंग में रखते हैं जैसे हम इन पेशेंट को जब हम लेते हैं अपने प्रोग्राम में तो फैमिली को साथ में ट्रेनिंग से गुजारते हैं। तो आउटडोर प्रोग्राम में भी फैमिली की ट्रेनिंग साथ साथ चलती है और पेशेंट को उसी तरह से उतने ही नंबर ऑफ सेशंस जो हैं वो मिल रहे होते हैं और अपने वो ऑनगोइंग इश्यूज को जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो डिस्कस कर रहा होता है। यानी पेशेंट और फैमिली के कहने पे कोई भी पेशेंट इंडोर या आउटडोर नहीं हो सकता। इसके लिए एक इवैल्यूएशन और असेसमेंट चाहिए होती है जो कि प्रोफेशनल्स करते हैं और उसकी बुनियाद पे फिर ये फैसला होता है कि कौन सा मरीज है जिसको दाखिल होकर इलाज की जरूरत है और कौन सा मरीज है जिसको घर पे रहकर ही इलाज फराहम किया जा सकता है। मिस हफ्सा, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो एक आफ्टर केयर प्रोग्राम होता है, यानी दाखिल तो मरीज हो गया और उसके बाद जब वो घर चला जाता है तो क्या जरूरी है कि जिस इलाजगाह से उसने इलाज करवाया है तो वो कोई उसको फॉलो अप प्लान भी दें, एक आफ्टर केयर प्रोग्राम है वो डिजाइन किया जाए, तो इसकी क्या अहमियत है एडिक्शन रिकवरी में? के सामने सबसे पहले मैं एक मिसकॉन्सेप्शन की बात करूंगी उस पर जो यहाँ पर बड़ा कॉमन है कि दुनिया में तकरीबन हर जगह एडमिशन को सबसे बड़ा इलाज माना जाता है। यानी बीमारी में जब किसी पेशेंट का एडमिशन हो जाता है तो सब समझते हैं कि ये बहुत बड़ा इलाज था और उसके बाद फॉलो अप की या आउटडोर ट्रीटमेंट की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती लोगों की नजर में। लेकिन मैं ये चीज इस फैक्ट से क्लियर करूंगी कि जो एडमिशन होता है ना वो बड़ा इलाज नहीं होता, वो सिर्फ छोटे टाइम में या थोड़े टाइम में बड़े क्राइसिस को मैनेज करने का नाम है। यानी जब आप किसी पेशेंट को दाखिल कर लेते हैं तो आपने एक बड़े क्राइसिस को जो होने वाला था या हो चुका था उसको थोड़े टाइम में मैनेज करना होता है और उसको अब बाहर आउटडोर में ट्रीट किया नहीं जा सकता, इसलिए इंडोर करना पड़ता है। तो एडमिशन कोई बड़ा इलाज नहीं है, इसके बाद काम शुरू होते हैं सारे। एक चीज। दूसरा, मैं खास तौर पर एडिक्शन ट्रीटमेंट में ये चीज बताऊंगी कि एडिक्शन ट्रीटमेंट में जब किसी को इंडोर किया जाता है, दाखिल किया जाता है, तो ये नाम ही आउटडोर की तैयारी करवाने का है। यानी अगर एक पेशेंट को इंडोर किया गया है तो इसका मतलब है कि वो आउटडोर में आने के लिए फिट नहीं है। तो जितने भी नंबर ऑफ डेज के लिए उनको रखा जाता है उनको सिर्फ आउटडोर में आने की तैयारी करवाने के लिए रखा जा रहा होता है, क्योंकि उनकी जो अवेलेबिलिटी होती है वो हमें आउटडोर में होती नहीं है, इसलिए उनको डिटेन कर लिया जाता है अपने पास। तो आउट पेशेंट ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है एडिक्शन थेरेपी में। एक इसके लिए और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आउटडोर ट्रीटमेंट में पेशेंट की लर्निंग 2 गुना ज्यादा होती है इंडोर से। उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं। एक तो ये कि उस वक्त पेशेंट की रिसेप्टिविटी भी ज्यादा होती है। इंडोर में वो इतने रिसेप्टिव नहीं होते, शुरू में विड्रॉल से गुजर रहे होते हैं, उसके बाद नाराजगी उदासी रहती है नंबर ऑफ डेज पर, फिर इतने खुश होते नहीं है वो इंडोर में, तो उनकी रिसेप्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती चीजों को सीखने की, लर्न करने की। आउटडोर में ये चीज ज्यादा होती है तो पेशेंट ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं जो भी आउटडोर की लर्निंग होती है। फिर आउटडोर उनको सोबर रखने का एक बहुत बड़ा सिस्टम भी है कि वो जब किसी स्ट्रक्चर के साथ जुड़े होते हैं अपने इंडोर के ट्रीटमेंट के बाद तो बहुत चांसेस या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उनके सोबर रहने की, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां पर गारंटी या इस तरह की कोई चीज का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम इम्कानात की दुनिया में रहते हैं, प्रोबेबिलिटी की, जिसमें हम अगर एक चीज के हक में काम करना शुरू हो जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि हम उसमें सक्सेसफुल हो जाएं। जैसे आउटडोर में आने से सोब्राइटी की मिलने की या रिकवरी अच्छी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और अपने आउट पेशेंट प्रोग्राम को या आफ्टर केयर प्रोग्राम को अगर कोई डिसकंटिन्यू करते हैं तो जाहिर है गारंटी तो नहीं है लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो वापस अपने पुराने पैटर्न्स पर जा सकते हैं। फिर जो आफ्टर केयर प्रोग्राम है वो आपको वापस पुराने पैटर्न्स पर ना जाने में भी बहुत सपोर्ट करता रहता है। यानी रिलैप्स प्रिवेंशन जिसको हम कहते हैं कि वहां पर आने से रोजाना की बुनियाद पर हम नई स्किल सीखते हैं, हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो नोटिस में रहती है प्रोफेशनल्स के, क्योंकि पेशेंट्स के बिहेवियर से ही बाजुकात बहुत चीजें पता चल जाती हैं टाइमली। रिलैप्स अभी आया नहीं होता या अभी काफी दूर होता है तो प्रोफेशनल्स जो होते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन से उन चीजों को, उन मसलों को जिसमें पेशेंट्स आगे जाकर एंगेज करने वाले हैं उनको एड्रेस करते रहते हैं।
और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं कहूँगी कि आफ्टर केयर जो प्रोग्राम है ये आपको पेशेंट को अकाउंटेबल रखता है, क्योंकि हम तो अपने बहुत बड़े एडवोकेट होते हैं ना, तो घर पे या बाहर या किसी की अकाउंटेबिलिटी या चेक ना हो तो कोई इंसान कुछ भी कर सकता है और बार बार अपने आप को मार्जिन या एक सेकंड चांस देते रहते हैं। लेकिन जब कोई इस प्रोग्राम के साथ जुड़े होते हैं तो आप पर एक चेक एंड बैलेंस सा होता है, जिसमें TLC टेस्ट होते हैं, जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज रोजाना की बुनियाद पर वॉच की जा रही होती है बाकी प्रोफेशनल्स की मदद से। तो ये एक अकाउंटेबिलिटी रहती है हर वक्त पेशेंट्स के पास कि आज फिर जाना है, और फिर ये चीज भी उनको रिलैप्स से दूर रखने में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है प्ले करती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये काफी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं पेशेंट को सोब्राइटी अचीव कराने के लिए या रिकवरी के रोड पर मजबूती से रखने के लिए। सो ये जो यूजुअली समझा ये जाता है कि पेशेंट जब जाता है अस्पताल में तो अगर उन्हें ये कहा जाए कि बस ये आप छोड़ जाएं इसको, 100 दिन बाद बिल्कुल ये कोई न्यू बॉर्न बेबी की तरह आपको हम देंगे, बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा, नया हो जाएगा, और तो इस तरह के जो ख्यालात हैं, जो अगर इस किस्म के हमें कोई फैमिली को ये होप कोई देता है तो उसका मतलब है कि ये इफेक्टिव ट्रीटमेंट की निशानी नहीं है। यानी अगर तो कोई हॉस्पिटल आपको एक आफ्टर केयर प्रोग्राम सजेस्ट करता है और कहता है कि जी ये लॉन्ग टर्म आपको ये फॉलो अप करना पड़ेगा इस बीमारी के हवाले से, जो आगे रिकवरी कंटिन्यू करना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी इस तरह के जो जुमले हैं कि बस आप छोड़ जाएं और फिर 100 दिन बाद ले जाएं बिल्कुल ठीक हो जाएगा, या ये एक्सपेक्ट भी करना किसी भी हॉस्पिटल से कि कोई ऐसा इलाज हो कि छोड़ जाएं और फिर नया नया बिल्कुल हम इसको लेके जाएं, तो ये कोई बहुत इफेक्टिव अप्रोच नहीं है। उसमें फैमिलीज को ये कॉन्सेप्ट देना बड़ा जरूरी है कि क्योंकि एडिक्शन एक क्रॉनिक बीमारी है, तो जितनी भी क्रॉनिक बीमारी है उनका इलाज शुरू जरूर होता है लेकिन कभी खत्म नहीं होता। अब वो इस रियलिटी को जितना जल्दी ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर ले उतना बेहतर है उनके लिए, ताकि वो एक पेन का एलिमेंट बीच में से निकल दे कि सारी जिंदगी ये इलाज होगा, बल्कि ग्रेटिट्यूड तो इस चीज पर शो करना चाहिए कि इलाज मौजूद है इस चीज का, और हम सारी जिंदगी अगर इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो इसमें कोई बुरी चीज तो नहीं है, कोई बड़ी डील तो नहीं है। अगर एक गोली या 2 गोलियां या कुछ थेरेपी सेशंस आपको आपकी लाइफस्टाइल को फंक्शनल रखते हैं और अच्छा जिंदगी गुजारने में मदद देते हैं, तो ये कोई बड़ा सौदा तो नहीं है। बिल्कुल। और ये फॉलो क्वेश्चंस को आंसर कर रहे होते हैं ना, इंक्वायरीज जब आती हैं तो वो यहाँ तक लोग सोचते हैं कि क्या अगर इसका ब्लड चेंज हो जाए पेशेंट का तो क्या ये ठीक नहीं रहेगा, यानी इसका ब्लड ही, ये जो मौजूदा ब्लड है ये निकल जाए और दूसरा ब्लड इसमें जो है वो आ जाए तो इससे इसकी हमेशा के लिए जान नहीं छूट जाएगी। तो यहाँ तक भी लोग सोचते हैं कि ये भी कोई इलाज, वो जो एक यानी कनेक्शन खत्म हो जाए किसी तरह से, वो बाद में जो एक आफ्टर केयर करनी पड़ती है तो वो ना हो। और ज्यादातर मैंने देखा है कि आफ्टर केयर या फॉलो अप को ऑप्शनल भी समझा जाता है, यानी इंडोर को कंपल्सरी समझा जाता है और आउटडोर को ऑप्शनल समझा जाता है। तो फॉलो अप होता है कि वो हमारी मर्जी होगी, जरूरत होगी तो कराएंगे वरना नहीं, लेकिन इंडोर तो चले करवाएं। तो दोनों ही बात अभी वीर साहब ने की, मैं उस पर थोड़ा ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि क्योंकि ये एक जहनी बीमारी है, एडिक्शन जो है वो एक जहनी बीमारी है, और इसके अंदर जो है वो जो चेंजेस हैं वो आपके एक्चुअली ब्लड स्ट्रीम चेंज होने से कोई आपकी क्रेविंग खत्म नहीं होती, क्योंकि क्रेविंग जो है वो आपके जो आपका एक रिवॉर्ड सिस्टम है आपके दिमाग के अंदर, जहाँ पर जो आदतें हैं और रिवॉर्ड सिस्टम रहता है, और आदतों के बिल्कुल बीच रिवॉर्ड सिस्टम रहता है, यानी रिवॉर्ड सिस्टम के बिल्कुल बीच हमारी हैबिट्स रहती हैं। और जो चीज हमें बिल्कुल ऐसे जैसे कि आड़ू के अंदर बीज रहता है, और जो चीज हमें हमें जो है वो मजा दे रही होती है वो हमारी आदत बन जाती है, और हमारा दिमाग जो है वो इस चीज के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि जो चीज हमें मजा दे रही है वो हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। उसका काम तो सिर्फ एंजॉय करना है। क्योंकि वो हमारे डोपामिन को ऊपर ले जाती है, हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, तो वो एक फंक्शन दिमाग का उस तरीके से काम करता है। तो इस हैबिट को चेंज करने, एडिक्शन को हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ ऐसी टेक्निक सीखनी होती हैं, स्किल सीखनी होती हैं, जो कि एजुकेशन के जरिए और अपनी काउंसलिंग के जरिए और प्रोग्राम के अंदर रहते हुए ही आप सीख सकते हैं।
जो कि एक मुकम्मल इंडोर प्रोग्राम लीडिंग टू एन आउटडोर प्रोग्राम हो। यानी आप समझे कि जो स्किल डेवलपमेंट है वो इंडोर प्रोग्राम के अंदर भी होती है और बहुत वक्त मिल जाता है मरीज को सोच विचार करने का, चीजों के ऊपर काम करने का। खासतौर पर जैसे विलिंग वेज के अंदर हम देखते हैं कि जो फैमिली का और मरीज का जो इंटरेक्शन होता है, ये कोई फल फ्रूट और कोल्ड ड्रिंक्स वाली मुलाकातें नहीं होती, बल्कि यहाँ पर तो खाने पीने की चीजें लाना मरीज के लिए मना होता है, क्योंकि दुनिया के अंदर चीज एस्टैब्लिश है कि जो एडिक्शन ट्रीटमेंट होता है ये बाकी जो तर्ज है इलाज का उससे बहुत मुख्तलिफ होता है। यहाँ तक कि जो मरीज है वो घर वाले जो है वो मरीज से मुलाकात के अंदर ये तक नहीं पूछते कि और सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है। तो हम इसको भी जो है वो एक ऐसे सवाल हम कंसिडर करते हैं कि जिसके ऊपर के मरीज जो है वो उसका जो सोचने का अंदाज है वो मुस्बत तरफ नहीं चलता, बल्कि हमने उससे ऐसी बातचीत करनी होती है जिससे कि उसका जो मनफी सोचे हैं वो मुस्बत सोचों के अंदर तब्दील हो जाए। और ये जो उसके साथ एक इंटेलेक्चुअल काम है ये है जो कि चेंज लेके आता है, ना कि खून का तब्दील। मैं दलाल साहब आपसे एक सवाल बड़ा अहम पूछना चाह रही हूँ कि क्योंकि ट्रीटमेंट में जो हम खर्चा कर रहे होते हैं एक्चुअली वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है जो हम कर रहे होते हैं, और फैमिलीज को काफी कंसर्न होते हैं, और वैसे भी एडिक्शन का जो इलाज है ये ओवरऑल ही एक्सपेंसिव है, रिलेटिवली कॉस्टली भी होता है। तो ये एक फैक्टर होता है, कंसर्न होता है फैमिली का कि महंगा इलाज है, तो बाज़ औक़ात वो किसी ऐसे इलाज को चुन लेते हैं जो शायद इतना कॉस्टली ना हो, लेकिन उसमें मेयार में भी कुछ कमी आती है। तो क्या चीजें हैं जो फैमिली देखे सोच समझ के, क्योंकि उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट करनी होती है अपने प्यारे के इलाज के हवाले से, तो क्या चीजें हैं जो उनको ट्रीटमेंट फैसिलिटी में देखनी चाहिए? क्या ये चीजें काफी हैं कि क्या कि किसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी में एक स्विमिंग पूल हो, कोई हॉर्स राइडिंग कराई जाए, कोई जिम बड़ा जबरदस्त किस्म का लेटेस्ट उसमें इक्विपमेंट्स हो, तो ये सारी चीजें इस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या कोई क्वालिटी भी ट्रीटमेंट की है जिसको देखने की जरूरत है? बुनियादी तौर पर जो ट्रीटमेंट सेंटर है वो उसका जो एक बुनियादी मकसद है वो बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप घर में कुक रखते हैं तो वो कुकिंग के अलावा अगर बाकी सारे काम उसके बहुत बेहतरीन है, वो टाई शाई लगा के आता है, वो 3-पीस सूट भी उसने पहना होता है, उसके जूते बहुत चमक रहे होते हैं और वो किचन को भी बहुत साफ सुथरा रखता है, लेकिन वो कुकिंग नहीं कर सकता, तो क्या आप उस कुक को हायर करना चाहेंगे? तो जो बुनियादी चीज है वो ये है कि जो ट्रीटमेंट का जो प्रोग्राम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और वहां पर जो मॉडल है टू डे के जो मरीज के जो गोल हैं कि पहले दिन जो मरीज आएगा तो उसके साथ क्या काम किया जाएगा, और आखिरी दिन जब मरीज जाएगा तो क्या काम किया जाएगा, 100 दिनों के अंदर किस किस दिन फैमिली आएगी और वो आके मरीज के साथ जो इंटरेक्शन करेगी उसका क्या गोल होगा, उसके क्या आउटकम होंगे। तो क्या वो कोई मरीज की एक फाइल है जिसके अंदर कि वो स्क्रिप्टेड प्रोग्राम है और हर दिन का वो गोल जो है उसके जो साइकोलॉजिस्ट हैं और जो उसके डॉक्टर्स हैं वो अचीव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो ये एक पहली बुनियादी चीज है जो कि देखी जानी चाहिए। उसके साथ साथ ये कि क्या वहां पर साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हैं अलॉन्ग विद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या नहीं, और ऐसे साइकेट्रिस्ट जो कि मरीज की जैसे कि साइकोलॉजिस्ट उनकी जो जहनी नशोनुमा है इसका ख्याल रखते हैं, इस तरीके से जो उसकी नफ्सियाती अद्वियात हैं इसका ख्याल रखने के लिए एक साइकेट्रिस्ट का होना जो है वो बहुत जरूरी है, जो कि एक बोर्ड होता है मिल के जिसके अंदर एक साइकेट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, काउंसलर होते हैं जो कि मिल के तशखीस करते हैं इस मर्ज की कि क्या ये सिर्फ एडिक्शन ही है, या क्योंकि एडिक्शन के साथ जो बेशुमार ऐसे अमराज भी आ रहे होते हैं जो कि अक्सर बुनियाद बनते हैं नशा करने की। अंदर की कुछ ऐसी बेचैनियां होती हैं, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं। मैं बहुत कॉमनली देख रहा हूँ कि जो डिफरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं अब ये एडिक्शन के साथ बहुत ज्यादा प्रवेल करने लगे हैं। तो जब तक कोई प्रॉपर एक स्टैंडर्डाइज प्रोफेशनल नहीं होगा जो इवैल्यूएट कर सके, टीम इवैल्यूएट कर सके कि असल मसला क्या है, और नशे के मर्ज के साथ साथ उस बुनियादी मर्ज को ना ट्रीट कर पाए जिसकी वजह से कोई नशा एट टाइम्स चूज करता है, तो फिर वो इफेक्टिव नहीं होता। इसी तरीके से जो स्पोर्ट्स स्टाफ है
वो प्रॉपर बेहतरीन होना चाहिए, वेल इक्विप्ड होना चाहिए। जैसे आपने बात करी थी कि किचन स्टाफ को भी जो है वो बुनियादी एटिकेट्स होने चाहिए, पता होना चाहिए, प्लस इजाजत होनी चाहिए घर वालों को कि वो ट्रीटमेंट सेंटर की बिल्डिंग के अंदर किसी भी वक्त जाके अपने मरीज से मिल सकते हैं। और ये इजाजत नेचुरली ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल के मुताबिक होनी चाहिए, लेकिन उनका मरीज के कमरे तक एक्सेस होना चाहिए। वहां पे वो साफ सुथराई को जो है वो देख सकें, वहां पे जो जो ये भी देख सकें कि वो जो ट्रीटमेंट सेंटर है वो किसी पर्पस बिल्ड बिल्डिंग के अंदर है, जहां पर हवा का, रोशनी का प्रॉपर इंतजाम है। और इसके साथ साथ जो है वो ये कुछ यानी खाने का मेयार जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। किचन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर मरीज के घर वाले जो है वो एक्सेस कर सकें। ये तो वो बुनियादी चीजें हैं ट्रीटमेंट मॉडल के साथ साथ जो कि म्यारी होनी चाहिए। अगर उसके साथ किसी जगह पर कोई ऐसी एक्टिविटी भी है जो कि उनकी मोटर फंक्शनिंग स्किल्स को बेहतर बना सकती है, ऐसी ब्रेन गेम्स हैं, ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि उनकी जहन की अच्छी नशोनुमा कर सकती हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम जो है वो किया जा सकता है। तो ये चीजें जो है वो बहुत अहम होती हैं, क्योंकि ऐसी जो बुनियादी तौर पर जिस वजह से कोई भी इंसान नशे की तरफ आता है तो वो उसकी एग्जेक्टिव मोटर फंक्शनिंग स्किल्स की कमी है। मतलब डॉक्टर सदाकत कहते हैं कि ये एक वो हिफाजती टीके हैं जो किसी को अगर बचपन में लग जाए तो वो कभी इस बीमारी का शिकार ही नहीं होता। सो क्या ऐसा कोई कैरिकुलम है उस इदारे का जहां पर ये ट्रीट हो रहा है, और कौन से प्रोसेसेस से जो है वो गुजरेगा मरीज और फैमिली जिसके नतीजे में रिकवरी आएगी? तो अगर वो चीजें वहां पर हैं और उसके साथ साथ वहां पे कोई और भी 2-4-5 सर्विसेज वो देते हैं, जैसे कि कोई टेबल टेनिस है, कोई स्नूकर है, कोई जिम्नेजियम है छोटा सा, कोई स्विमिंग है, कोई हॉर्स राइडिंग है, तो फिर ये सोने पर सुहागा है। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसे बहुत से अच्छे ट्रीटमेंट सेंटर्स के अंदर रिसर्च की है कि वहां पे कितने फीसद मरीज जो हैं ये सारी की सारी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। तो जवाब आया कि उनको अपनी इतनी पड़ी होती है कि उनकी इन चीजों के ऊपर तवज्जो नहीं होती। सो हम भी इलाज के अंदर जो है, यहाँ पर मरीज एंटरटेन होने के लिए नहीं आते, मरीज यहाँ पर एक ग्रूमिंग के लिए आते हैं, रिहेबिलिटेशन के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं। और हमारा जो प्रोग्राम है वो इतना ज्यादा एंगेजिंग होता है कि मरीज के पास इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का बहुत ज्यादा टाइम ही नहीं होता, और एक बड़ा उनका एक स्केड्यूल होता है, काफी टाइट स्केड्यूल होता है, और मतलब बामुश्किल हर रोज के जो गोल्स हैं वो अचीव किए जा रहे होते हैं। तो ज्यादा अहम चीज ये है कि जो उसका बुनियादी पर्पस है जिसके लिए वो वहां पर आया है, तो अगर वो चीजें सारी की सारी वो अचीव हो रही हैं तो फिर तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो वर्थ इनक्लूडिंग होगी। क्योंकि अमन एडिक्शन के अंदर नो डाउट कोई बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो पहले इलाज से फायदा उठाते हैं और फिर दोबारा विद इन यानी 5 साल का जो टाइम है उसके अंदर वो दोबारा उनको इलाज की जरूरत नहीं पेश आती। लेकिन चीजें है कि फिर भी ये एक कॉस्टली ट्रीटमेंट है और ये एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, क्योंकि जितने भी क्रॉनिक अमराज होते हैं या कुछ खास अमराज ऐसे होते हैं जिनका दुनिया में होता ही इलाज महंगा है, जैसे कि दांतों के इलाज का दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं तो बहुत महंगा इलाज होता है, ऐसी एडिक्शन जो है इसका इलाज भी थोड़ा एक्सपेंसिव है। और क्योंकि इसके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आनी होती है, और जो मरीज है उसका जो राब्ता है वो अपने साइकोलॉजिस्ट से वो ट्रीटमेंट होना चाहिए। यहाँ तक के इलाज की बात भी जो आफ्टर केयर प्रोग्राम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड होना चाहिए, और मरीज जो है उसके अंदर जो इलाज से जो बेसिक 3 नताइज हैं वो ये कि वो अपनी मर्जी से दवाई खाने लगे, अगर उसको इलाज के बाद भी जरूरत है उसको जो है डॉक्टर के पास अपने फॉलोअप पे वो खुद से आने लगे, और सबसे पहली चीज ये कि अपनी बीमारी को ना सिर्फ के मानता हो बल्कि उसके अंदर इतनी इंसाइट डेवलप हो जाए कि वो समझ जाए कि वाकई वो नशे का मर्ज उसको लाहक है। तो ये बुनियादी गोल्स अगर किसी जगह पर अचीव होते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो भी एक बेहतरीन इदारा। तो आज के इस प्रोग्राम में बातचीत की कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो देखने की जरूरत होती है एक अच्छे एडिक्शन ट्रीटमेंट को ढूंढने के लिए, और उम्मीद है कि हमारी जो देखने वाली हैं उनको
एक अच्छी अवेयरनेस और अच्छी एक इंफॉर्मेशन हम दे सके होंगे। और आप सबका बहुत शुक्रिया, तमाम हमारे जो माहिरीन हैं जिन्होंने आज के इस वेबिनार में हिस्सा लिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम एक नए मौजू के साथ दोबारा से इकट्ठे होंगे। अल्लाह हाफिज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।